अब जो पाचन ग्रंथि पहला था अग्नाशय, अब दूसरा लिखो लीवर, यकृत, लीवर यकृत। पाचन ग्रंथि में अग्नाशय का बात कर लिए थे, इसमें जो एंजाइम था ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस का बात कर लिए थे। अब यकृत के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो यकृत एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड हिंदी में भी लिखा है, बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत एक बहिस्रावी ग्रंथि, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि है, दोनों एक ही चीज है। यकृत एक एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी, देखो वहां लिख दिए बाहर बाह्य स्रावी, बहिस्रावी, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कितना होता है यकृत का वजन? इसका वजन लगभग 1.5 केजी होता है। इसका वजन लगभग 1.5 केजी होता है। हाँ जी, 1.5 केजी होता है। तथा इसमें पित्ताशय, गोल ब्लाडर भी होता है। हाँ, पित्ताशय, गोल ब्लाडर भी होता है। दिखाए थे ना फोटो बना के, गोल ब्लाडर भी होता है, जिससे पित्त रस का स्राव होता है, जिससे पित्त रस, बाइल जूस, जिससे पित्त रस, बाइल जूस का स्राव होता है। बहना निकलता है, स्राव होता है, निकलता है। पित्त रस बाइल जूस का स्राव होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक बना यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। नंबर 1, यह रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिका ब्रैकेट में लिखना, हिपैटिक सेल, ये बार बार आता है शब्द, हिपैटिक सेल। हाँ, HEPATIC, हिपैटिक सेल। यकृत कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं हिपैटिक सेल। यकृत कोशिका ऑप्शन नहीं दिखता है आजकल, हिपैटिक सेल दिखता है। हाँ, हिपैटिक सेल नहीं, ग्लाइकोजन को यकृत कोशिका हिपैटिक सेल में संचित रखता है, हिपैटिक सेल में संचित रखता है, स्टोर करके रखना। ठीक है, जो ग्लाइकोजन बन के रहा शरीर में, उसको यहाँ का हिपैटिक सेल में जमा करके रखता है, स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है। अगला पॉइंट लिखो इसका, दूसरा कार्य, यकृत में मौजूद कुप्फर कोशिकाएं, यहाँ देखो बोर्ड, कुप्फर कोशिकाएं, इसको कुप्फर ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, KUFFER, कुप्फर सेल। कुप्फर कोशिकाएं, यकृत में मौजूद कुप्फर कोशिकाएं जीवाणुओं को नष्ट कर देती है,
जो जीवाणु हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नष्ट कर देती है, जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। कुप्फर कोशिकाओं का क्या काम है? जीवाणुओं को नष्ट कर देना। यकृत कोशिका का क्या काम है? ग्लाइकोजन को स्टोर करना। यकृत कोशिका जमा करना। हिपेटिक सेल क्या करता है? जो ग्लाइकोजन है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका कार्य में, तीसरा कार्य, यह थोड़ी मात्रा में लोहा और विटामिन का भी, यह थोड़ी मात्रा में लोहा आयरन एवं विटामिन का भी संचयन करता है, आयरन और विटामिन। नहीं कहता आयरन की कमी हो गई है शरीर में, आयरन और विटामिन का भी संचयन करता है। लिख लिए? चौथा कार्य लिखो यकृत का। यकृत में फाइब्रिनोजन यकृत में फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन नहीं लिख रहा है इतना दूर तक। प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग जमने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगर ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन लीवर नहीं बनाता तो क्या होता? अगर अंगुली कहीं कट जाता तो खून बहते रहता। ठीक है, खून क्या होता? बहते रहता। अगर ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं होता तो रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता, और अगर शरीर में नहीं बनता तो किसी वजह से एक्सीडेंटली अगर कट जाए, फट जाए तो रक्त नहीं बंद होता, बहते रहता। ठीक है, तो जब आदमी का कहीं कट फट जाता है तो सबसे पहले उसको ऐसा इंजेक्शन दे देता है कि रक्त का थक्का जम जाए, कि ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाए। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन यकृत में, लीवर में। क्लियर है? लिखो हिपेरिन नामक प्रोटीन भी, अगला पॉइंट, जय नंबर हो। हिपेरिन नामक प्रोटीन भी यकृत में बनता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन भी यकृत में बनता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन भी यकृत में बनता है जो रक्त को रक्तवाहिनी में थक्का जमने नहीं देता है। हाँ हाँ, जमने नहीं देता। कहाँ? रक्तवाहिनी में, जहाँ रक्त बह रहा है। अगर रक्तवाहिनी में रक्त का थक्का बन गया तो क्या होगा? देखो दोनों काम हो गया लीवर का। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा, लेकिन अगर हिपेरिन नहीं होता तो रक्त का थक्का वहीं जम जाता जहां उसको बहना है।
जहाँ उसको बहना है। जो हमारी रक्त वाहिनी है वहाँ रक्त बह रहा है, तो अगर वहाँ थक्का जम जाएगा तो बहेगा नहीं बहेगा। तो अगर हिपेरिन नहीं होता तो शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का जम जाता। ठीक है, मतलब रक्त वाहिनी में ही रक्त का थक्का जम जाता और फिर रक्त का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसलिए हिपेरिन भी जरूरी है। थक्का जमना भी जरूरी है, थक्का नहीं जमाने वाला भी होना चाहिए। तो रक्त का थक्का कौन नहीं जमने दे रहा है रक्त वाहिनी में? हिपेरिन। और हिपेरिन बन कहाँ रहा है? लीवर में। याद हुआ कि घर जाके भूल जाएगी? पता नहीं क्या माथा फोड़ देंगे। वाह शाबाश, ईटा लाओ पीट ठोकेंगे इसका। नेक्स्ट, भ्रूण अवस्था में, हाँ भ्रूण अवस्था में जब माँ के पेट में ही है, भ्रूण में तो अवर्गी न होता है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी लाल क्या, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में होता है। और कौन कौन बताएगा आरबीसी का जीवन काल? आरबीसी का जीवन काल। और बच्चा माँ के पेट में कितना दिन रहता है? आज तो सुना कि 6 महीना में किसी का बच्चा हुआ है। वो एक्सेप्शनल केस है, तो वैसा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाता है। ठीक है, 9 महीना। आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन, पक्का 120 दिन की 3 से 4 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पक्का है। लिखवाया तो उल्टा भी तो लिखी है तुम लोग। अब जो आरबीसी का जो जीवन काल है, ठीक है, सुनो सुनो, तो जितना जीवन काल है उसमें वो मरेगा। तो अब जब भ्रूण में है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को, प्लीहा को बोलते हैं। अब यहाँ प्लीहा तो बना हुआ नहीं होगा भ्रूण में, भ्रूण में प्लीहा अभी नहीं बना हुआ है, तो कहाँ मरेगा अब आरबीसी? जहाँ जन्मा वहीं मरेगा। ठीक है, जहाँ जन्मा वहीं मरेगा, जहाँ उसका निर्माण हुआ वहीं उसकी मृत्यु होगी। तो आरबीसी अभी कहाँ बन रहा है? भ्रूण, भ्रूण जब है तो आरबीसी कहाँ निर्माण हो रहा है? लीवर में, यकृत में। भ्रूण का आरबीसी कहाँ निर्माण हो रहा है? यकृत में। और मृत्यु भी होगी यकृत में ही। तो उसी पॉइंट को जोड़ देना है। उसमें क्या लिखे अभी हम लोग? आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ? यकृत में होता है, और इनकी मृत्यु भी यकृत में ही हो जाती है, और इनकी मृत्यु भी यकृत में ही हो जाती है। खाली लिखा देने से नहीं होगा, रिवर्स करके पूछना भी पड़ता है। यकृत में ही हो जाती है। इसमें तो 30 दिन का महीना हम लोग मानते हैं, 28 का होता है, 29 का होता है, 31 का होता है, लेकिन महीना तो लोग गप करने के लिए छोड़ दिया ना, 365 दिन गपे करेगा। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, लीवर। हाँ, लीवर विषैले पदार्थों को विषहीन भी करता है। लीवर विषैले पदार्थों को, कोई विषैला पदार्थ अंदर चला गया, विषैले पदार्थों को विषहीन भी करता है। विषैले, यहाँ देखो बोर्ड, विषहीन भी करता है। मान लो गलती से कोई विषैला पदार्थ शरीर में चला गया तो उसको विषहीन भी करता है। वो तो काट लेता है ना, तो उसका लिक्विड चला गया, उसका हार्मोन चला गया तुम्हारे अंदर में, विषहीन करता है। यह विषैले पदार्थों को विषहीन करता है। लिखो, यकृत में, अगला पॉइंट, यकृत में पित्त रस
और यूरिया का भी निर्माण होता है। बाइल जूस उसी में बनता है ना, गोल ब्लाडर में। पित्त रस और यूरिया का भी निर्माण होता है। यूरिया कौन यूरिया? खाद। यूरिया का भी निर्माण होता है, हाँ, यूरिन में जो पाया जाता है। यूरिया का भी निर्माण होता है। अब देखो इसमें कौन कौन सा प्रोटीन निर्माण हो रहा है। लीवर में कौन कौन सा प्रोटीन निर्माण हो रहा है राजेंद्र? क्लास का टाइमिंग हो गया सुबह 6 बजे से। मोबाइल क्या, पिछला बार भी हम बोल चुके थे कि क्लास अब 6 बजे ही चलेगा। कौन कौन सा प्रोटीन का निर्माण हो रहा है लीवर में? फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। लेकिन जो हिपेरिन प्रोटीन है वो नस, जो हमारा ब्लड वेसल्स है, जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वहां पे रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। तो दोनों आवश्यक चीज है। अब हमने कहा कि इसी लीवर में एक लगा हुआ है गोल ब्लाडर, लगा हुआ है ना। अब ये जो गोल ब्लाडर है, यहाँ पे क्या बन रहा है? बाइल जूस। क्या बन रहा है? पित्त रस। पित्त रस बन रहा है। अब अगर प्रोटीन ज्यादा बन जाए, शरीर में प्रोटीन ज्यादा बनने लगे, वो भी हानिकारक है। तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो उसको कंट्रोल भी करता है ये लीवर ही। तो अगला पॉइंट करके लिख लेना है 9 नंबर में। हाँ, लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को, लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को, लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को, लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, में परिवर्तित कर देता है। लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें। तो ये इतना सारा काम हम पर लिखवाए लीवर का, कहीं क्वेश्चन आया कि लीवर में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है? नहीं। तो हमको इस क्वेश्चन से पहला ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इनमें से सभी भी गलत हो गया। ठीक है। अब जो ये बाइल जूस बन रहा है, पित्त रस, हेलो, ये पित्त रस जो बन रहा है गोल ब्लाडर में, इसका क्या कार्य है भाई? क्यों बन रहा है? शरीर में क्यों बनना इसका जरूरी है? पित्त रस क्या बनना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं होता तो शरीर में बनता ही नहीं। बाइल जूस का भी अपना काम है। तो अगला लिखो, पाचन क्रिया में पित्त का कार्य। टॉपिक, पाचन क्रिया में पित्त का कार्य। पाचन क्रिया में पित्त का कार्य। पित्त का कार्य। लिखो, पित्त में लवणों की सहायता से, पित्त में लवणों की सहायता से, पित्त में लवणों की सहायता से, क्या तुम उर्दू लिख रही है? हमको नहीं समझ में आता है एकदम तुम्हारा लिखा हुआ। तो पित्त में लवणों की सहायता से वसाओं में विखंडन एवं पाइसीकरण, वसाओं में विखंडन एवं पाइसीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पाइसीकरण, बताते हैं। विखंडन एवं पाइसीकरण, पाइसीकरण का इंग्लिश लिख लेना। विखंडन तो जानते करते हो, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन बताए थे ना। फिजन होता है, विखंडन का होता है फिजन, FISSION। और पाइसीकरण का होता है EMU। लिखो पाइसीकरण का इंग्लिश लिखो, EMU, हाँ ब्रैकेट में, EMU LSI FICATION, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन।
पाइसिफिकेशन, पाइसीकरण, ये पाइसीकरण बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विखंडन एवं पाइसीकरण, नहीं रुको तो, विखंडन एवं पाइसीकरण होता है, विखंडन एवं पाइसीकरण होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। तो इमल्सिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? पित्त, पित्त। इमल्सिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? पित्त जिम्मेदार है, ठीक है। किसके साथ मिलकर के ये इमल्सीकरण करता है? किसके साथ मिलकर के? लवण के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के? लवण के साथ मिलकर के। दूसरा कार्य लिखो, अमाशय से आया हुआ, अमाशय, अमाशय से आया हुआ अम्लीय खाद्य पदार्थ, एसिडिक जो भोजन होता है, अम्लीय खाद्य पदार्थ, अम्लीय खाद्य पदार्थ, अगर तुम अम्ल वाला खाओगे तो शरीर में पचेगा सही से? नहीं पचेगा, ठीक है। तो उसको भी नष्ट करने वाला कोई होना चाहिए। क्या लिखा है? अमाशय से आया हुआ अम्लीय खाद्य पदार्थ की अम्लीयता को नष्ट करता है, अम्लीयता को नष्ट करता है तथा उसे क्षारीय बना देता है, तथा उसे क्षारीय बना देता है, बेसिक बना देता है, यानी पीएच मान उसका 7 से अधिक कर देता है। अमाशय से आया हुआ जो अम्लीय खाद्य पदार्थ है उसकी अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट कर देता है और उसको क्या बना देता है? क्षारीय। कौन? यही बाइल, पित्त, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर क्या हो गया? अब हम लोग अगला टॉपिक बनाएंगे, मनुष्य में पाचन कैसे होता है। हाँ हाँ, उसका 2 काम लिखवा दिए ना। पाचन क्रिया में हाँ, मनुष्य में पाचन कैसे पाचन होता है, एक एक करके पढ़ेंगे हम। मनुष्य में पाचन, देखो, नंबर 1, मनुष्य में पाचन क्रिया के 5 भाग हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया के 5 भाग हैं। नंबर 1, हाँ, वंशावली बनाना होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया के 5 भाग हैं और पाचन लिख करके 5 भाग में उसको डिवाइड करो। अंतर्ग्रहण पहला नंबर में, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन, INGESTION। काहे नहीं लिखेगा? INGESTION, इंजेशन। और आजकल अंतर्ग्रहण ऑप्शन में नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा इंजेशन। नहीं लिखेगा तो कैसे पढ़ेगा? लाओ लाओ लगा रहे हैं, इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन, पाचन, पाचन इसको बोलते हैं डाइजेशन, डाइजेशन। क्या बोल रही है? DIGESTION, डाइजेशन। इंजेशन, डाइजेशन। तीसरा लिखो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषण, हाँ, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन
ABSORPTION, ABSORPTION। चौथा स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। अब लो स्वांगीकरण क्या होगा पता चलेगा? स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। एक ही करो, एक ही करो। एसिमिलेशन में एक ही करो। मिलेशन, LATION। मल परित्याग, डिफिकेशन, मल परित्याग, डिफिकेशन। ODF नाम कौन कौन सुना है? ODF ये जितना जो तुम लोगों का घर में शौचालय बनवाया प्रधानमंत्री कि गोड्डा जिला ODF फ्री हो गया है, बिहार राज्य ODF फ्री हो गया है, तो फलना राज्य ODF फ्री हो गया है। ODF का मतलब क्या हुआ? बाहर में शौच से मुक्ति। अब घर के अंदर ही शौच करना है, बाहर में ओपन। क्या होता है ODF का फुल फॉर्म? नहीं ऑट नहीं, ओपन होता है। देखो ठीक से, ओपन डिफेक्शन फ्री। देख लो एक बार, गूगल करो तो ODF का फुल फॉर्म। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। मल के संबंध में ODF फ्री करके करो। ODF ओपन डिफेक्शन फ्री होता है मेरे विचार से। हम बोले वही होगा ना? देख लिया पक्का? डिफेक्शन, हाँ फ्री। सही है, हम सही है ना? हम कहीं पढ़े नहीं है, बस दिमाग लगाए हैं। कहें कि बोलता था ना कि बाहर में मल परित्याग नहीं करना है, तो बाहर मतलब बाहर, ओपन, ओपन एरिया। डी से डिफेक्शन, F से फ्री। तो ODF फ्री गांव अगर किसी को घोषित किया जाएगा, सुनो, खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त। और सुनो, खुले में शौच मुक्त गांव बोल दिया, या खुले में शौच मुक्त जिला बोल दिया, या खुले में शौच मुक्त राज्य बोल दिया, तो ओपन डिफेक्शन, यही है डिफेक्शन। समझा? शौच, मल, ठीक है। तो बाहर में मल त्याग नहीं करना है, बाहर में मल त्याग नहीं करना। तो ये जो मल परित्याग है, ये भी हमारे पाचन का ही हिस्सा है। मान लो कि हम लोग सब कुछ खा लिए और ठीक से पचिए नहीं रहा है, तो फिर शरीर काम करेगा? सही से नहीं करेगा, यानी आपका डाइजेशन सही नहीं है। अगर आप खा रहे हैं और आपका पखाना ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चारों के चारों पांचों प्रोसेस जो है, अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, अवशोषण, एसिमिलेशन और मल परित्याग, ये पाचन का ही भाग है। लेकिन हम लोग सिर्फ एगो डाइजेशन पढ़ते हैं। नहीं, क्या डाइजेशन हो गया, बात खत्म, खाया पिया पचाया। लेकिन नहीं पचा तो दिक्कत है। सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला लिखो अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। हाँ, जब पूछेगा आपका हिंदी में पूछे, इंग्लिश हम अंतर्ग्रहण में क्या लग रहा है? जो हम लोग भोजन अंदर लिए उसको बोले अंतर्ग्रहण। ठीक है, थोड़ा इसको लिखवाएंगे क्या? ऐसे समझ रहे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ना, बस हम लोग समझ ले रहे हैं। क्या लिखेंगे? भोजन को लिख लो, भोजन को
निगलने की प्रक्रिया, निगलने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो लिखाना जरूरी था, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन आ जाएगा, अभी रुको, अभी पाचन मत लिखना। ये 5 प्रोसेस हम लोग सब पढ़ लिए, अब एक ही लाइन ऐसे में लिख लेंगे। अब लिखो मुख गुहा में पाचन। पाचन नहीं लिखना है, मुख गुहा में पाचन। हाँ, मुख गुहा में पाचन लिख के डैश दो ना। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? भोजन लिए, मुख गुहा में गया, लार से संपर्क हुआ, पचना का काम प्रारंभ हो गया। पहला कौन चीज पचता है लार में? लार में क्या पचता है? लार में बस कार्बोहाइड्रेट कैसे लार में पच जाएगा? वहां लिखवाए थे ना कि लार में क्या पचता है? स्टार्च पचता है, मंड पचता है। और पचता नहीं है, पचने का प्रक्रिया आरंभ होता है। स्टार्च के पचने का प्रक्रिया आरंभ कहाँ होता है? मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट के शर्करा में बदलता है। बदल अभी नहीं रहा है, अभी तो प्रक्रिया शुरू ही हो रहा है। वहाँ लिखवाए क्या थे? आरंभ और प्रारंभ एक ही बात है भैया। प्रारंभ मतलब शुरू, आरंभ मतलब भी शुरू। क्या लिखवा रहे थे हम लोग? मुख गुहा में पाचन, डैश लिख करके लिखो। मुंह में दांत भोजन को काटता, मुंह में दांत भोजन को काटता, भोजन को काटता, कुचलता, कॉमा देखिए, कुचलता और पीसता है। काटता, कुचलता और पीसता है, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और इसी समय लार ग्रंथियों से स्रावित लार भोजन में मिलता है। भोजन का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, भोजन में मिलता है। और उसमें मौजूद मंड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? मंड को स्टार्च, मंड को इंग्लिश में क्या बोले थे? स्टार्च। और उसको किसमें बदल दिए? शर्करा, माल्टोज। मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? लार किसके साथ मिला? भोजन के छोटे टुकड़ों के साथ। ये छोटा टुकड़ा किसने किया? दांत ने किया। दांत कितना प्रकार का? उसको पहले एगो दांत है जो काटने वाला है, दूसरा उसको कुचलता है, और तीसरा उसको पीस करके एकदम पूरा टुकड़ा और छोटा छोटा करता है। ठीक है, हाँ जी। सोचो कौन दांत है? एक जब खाते हो तो यहाँ से काटते हो, आगे वाला दांत से इधर ला करके चौ के पास ला करके उसको चबाते हो, तो चबाते हो तो कितना पिसा गया, ऊपर और नीचे वाला से पिसा गया। अब तीसरा काम क्या कर, अभी लिखवाएंगे सब। ठीक है, और एक क्या करे, कुचल करके उसको छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो पिसाया वो मान लो कि चौड़ा रह गया, तो उसको छोटा भी करना है। तो अलग अलग फंक्शन है अलग अलग दांत का, अभी लिखाएंगे सब दांत के बारे में। कै गो दांत होता है आदमी का? 32 को, 16 जोड़ा।
16 जोड़ा, ऊपर में 16 नीचे में 16, तो 16 जोड़ा नहीं हुआ। और जिसका 28 हो गया तो चलो अभी दांत के बारे में बात करेंगे। क्या क्या मंद को क्या बना दिया, मंद को क्या बनाया, माल्टोज शर्करा। कहीं कहीं माल्टोज के साथ साथ एक शब्द सुनो, कहीं कहीं माल्टोज शर्करा के साथ साथ एक शब्द आता है, उसका नाम है डेक्सट्रीन। डेक्सट्रीन, डेक्सट्रीन नहीं, इसका दूसरा डेक्सट्रीन कभी कभी आएगा कि मंद को माल्टोज और डेक्सट्रीन दोनों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम लोग मेनली माल्टोज पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन देगा डेक्सट्रीन। तो ये वाला प्रक्रिया लिख लो, स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया, माल्टोज शर्करा या डेक्सट्रीन में। नीचे इसको हाँ, मंद कन्वर्ट किस में हो गया, माल्टोज शर्करा या डेक्सट्रीन में। माल्टोज शर्करा क्या 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 करना है उसका डाइजेशन पर। हम यहाँ लिखे हैं सांप, यहाँ क्या लिखे हैं सांप, कुछ से कुछ पूछ लेना है। अब बताओ, सुनो, ये जो मंड है ये माल्टोज में कन्वर्ट तो हो रहा है, हम समझ गए किस वजह से। लार में क्या है, लार में क्या है, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन और टाइलिन। ये दोनों एंजाइम की वजह से ये माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। किसके वजह से, ट्रिप्सिन, और एगो है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ये 3 है। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकता है, यहाँ पे ट्रिप्सिन हो, टाइलिन हो, सलाइवरी एमाइलेज हो, ये किसने क्या किया, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो मुख गुहा में पाचन हो गया, मुख के गुहा में गया तो पाचन का प्रक्रिया समझ में आ गया। अब पाचन दूसरा कहाँ होता है, मुख गुहा के बाद कहाँ जाता है खाना, ग्रास नली। दूसरा है ग्रास नली, लिखो ग्रास नली। ये मुख गुहा में पाचन हो गया। अब ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली क्या प्रक्रिया हो, लिखो। भोजन ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है, भोजन ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। हमको याद करवा देना, ये तो खत्म होगा तो दांत के बारे में थोड़ा बता देंगे, ठीक है। भोजन ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है, परंतु अमाशय से पहुंचने से पूर्व ही, अमाशय से पहुंचने से पूर्व ही गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन GASTRIN, गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन जठर ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है, जठर ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है, एक्साइटेड, उत्तेजित कर देता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, देखो ग्रास नली का काम बस इतना है कि भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। कहां से, मुख गुहा से। अब जब जैसे ही ये आने वाला होता है अमाशय के पास,
इससे पहले जो गैस जो ये जो जठर ग्रंथि है इसको एक्टिवेट कर देता है कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। इस जठर ग्रंथि को कौन एक्टिवेट कर देता है? गैस्ट्रिन हार्मोन एक्टिवेट कर देता है। मतलब कि आप अपना काम कीजिए, इसका क्या काम है? जठर रस का स्राव करना। अब जठर रस बनने लगा, जठर रस स्रावित होने लगा, तब तक में भोजन पहुंच जाएगा अमाशय के पास, वहां मिक्स होगा। ठीक है, तो अगर एक्टिवेट नहीं होता, जठर रस नहीं बनता, और जठर रस नहीं बनता तो भोजन के साथ नहीं मिलता। अब जठर रस का कार्य क्या है? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। तो अब एक शब्द आ गया जठर रस। तो जठर रस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लिखो जठर रस, देख के दस दो। जठर रस क्या होता है? जठर रस, लिखो जठर रस में लगभग 90% जल, 90% जल, कॉमा 0.4% HCl, 0.4% HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.4% क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉमा पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, एंजाइम, रेनिन एंजाइम, कॉमा दे करके रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम तथा जठर लाइपेज, जठर लाइपेज पाया जाता है, जठर लाइपेज पाया जाता है। जितना का जरूरत था उतने का परसेंटेज चाहिए। जठर लाइपेज पाया जाता है किसमें? जठर रस में। अब ये जठर रस में 90% क्या है? पानी है, वाटर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है? HCl। इसके साथ दो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, और साथ में जठर लाइपेज। इतना कॉम्बिनेशन होता है जठर रस में, जिसका सबका अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग कार्य है। अब हम लोग का जठर रस किस भाग में है? अब क्या है एक शब्द? HCl। HCl कितना परसेंट? क्या कार्य है HCl का यहाँ पे? पचाना में भी कुछ विशेष होगा। अब लिखो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नंबर देके लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसके बारे में जानते हैं क्या काम करता है यहाँ पे पाचन क्रिया में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लिखो अमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिका, ऑक्सिंटिक कोशिका, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक कोशिका अमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिका HCl का स्राव करती है, HCl का स्राव करती है। कौन से कोशिका से HCl निकल रहा है अमाशय का? ऑक्सेंटिक कोशिका से स्राव करता है। हाँ, अमाशय में एक कोशिका है, उसका नाम है ऑक्सेंटिक कोशिका, और इसी कोशिका से क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है। ठीक है, लिखो HCl नहीं, उसी में HCl। अब इसका कार्य लिखना होगा ना। टाइलिन की क्रिया को रोकता है, टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन तो PTY, याद आया? हाँ,
HCl टाइलिन की क्रिया को रोकता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है साथ ही यह भोजन के जीवाणुओं को मार देता है हानिकारक जीवाणु लिखना, भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है तथा एंजाइम में पूरा नौ नहीं होता है, तथा एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, एक्टिवेट करता है। यहाँ शब्द अच्छा होगा, एक्टिवेट, उत्तेजित करता है। समझ में आया बात? क्या क्या HCl बहुत सारा काम कर दिया। सबसे पहले कहाँ से बना ये? अग्नाशय में एक कोशिका है जिसका नाम है ऑक्सेंटिक कोशिका, यहाँ से स्रावित होकर के HCl निकला तो पहला कार्य क्या किया इसने? नहीं, शुरू में क्या लिखवा है पहला पॉइंट? सेल से तो वो स्रावित हुआ, उसके बाद क्या किया? जो टाइलिन का जो प्रक्रिया है उसको वो मतलब नियंत्रित करता है, रोकता है। टाइलिन बहुत सारा कार्य करता है, जो टाइलिन का कार्य है उसको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तो टाइलिन की क्रिया को ये रोकता है। दूसरा काम किया क्या इसने? जो भोजन हमारा हाँ उसको क्या बनाता है? अम्लीय नहीं बनाता है। हाँ, भोजन को क्या बनाया? थोड़ा एसिडिक बनाता है, पचाने के लिए थोड़ा सा एसिडिक बनाता है। और उसको क्या करता है? अम्लीय बनाने के बाद उसमें जो जीवाणु थे, हानिकारक जीवाणु, उसको नष्ट कर दिया, नष्ट किया। जब जीवाणु नष्ट हो गया तब अब भोजन पर क्रिया करने के लिए किसको उत्तेजित कर रहा है? एंजाइम को। किसको उत्तेजित कर रहा है? एंजाइम को। तो इतना सारा कार्य किसका हो गया? HCl का हो गया। एक नाम लिखे थे पेप्सिन, पेप्सिन भी इसमें है। अगला नाम लिखो पेप्सिन, पेप्सिन के बारे में लिखो। पेप्सिन यहाँ लिखे है ना, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या काम कर रहा है यहाँ पे? पेप्सिन यहाँ लिखे है ना। अरे जठर रस में क्या है? 90% जल, HCl 0.4%, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और जठर लाइपेज। ये चारों का कार्य लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना, तो लिखिए। हाँ, पेप्सिन एंजाइम लिख के डैश दो। पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम ही है, तो पेप्सिन एंजाइम नहीं लिखेंगे। लिखो पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है, प्रक्रिया नहीं। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है जल खाबो सब। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उसे पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। उसे पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्टोन एवं नहीं लिखेंगे बोर्ड में। उसे पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्टाइड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। कौन? पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा है?
पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टोन और बदलता है। क्या इसमें अंग्रेजी लिखे या हिंदी लिखे हैं तुम्हारा? हो गया ना? प्रोटीन है, इस पर कार्य किसने किया? क्या पढ़ रहे हैं अभी? पेप्सिन। इस पेप्सिन ने किस पर प्रक्रिया किया? प्रोटीन पर। क्या बनाया? और पेप्टोन, पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स। हाँ बिल्कुल, जो लिखे हैं उसको ऐसे बना लोगे तो याद रहेगा। एक शब्द और आता है प्रोटियोसस, यहाँ पे प्रोटियोसस भी जोड़ा हुआ रहता है। प्रोटियोसस, 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 पॉलीपेप्टाइड प्रोटियोसस, प्रोटियोसस। हाँ जी, बड़ा कष्ट है भाई। कौन है खतरा रहने वाला? रिकॉर्ड बंद कर। रेनिन, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम के बारे में लिखो। देखो HCl लिखवा दिए, पेप्सिन लिखवा दिया, अब रेनिन एंजाइम लिखो। रेनिन एंजाइम क्या है? रेनिन एंजाइम लिखो। रेनिन दूध के प्रोटीन, रेनिन दूध के प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वाह, दूध के प्रोटीन, रेनिन दूध के प्रोटीन कैसिनोजेन को, कैसिनोजेन को, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन को ठोस, ठोस कैसिन में बदलता है, ठोस कैसिन में बदलता है, ठोस कैसिन में बदलता है, ठोस कैसिन में बदलता है। क्या? हाँ कैसिनोजिन, ठोस कैसिन, ठोस कैसिन में बदल दिया। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध का प्रोटीन का नाम क्या है? कैसिनोजेन। क्या नाम है? कैसिनोजेन। इस कैसिनोजेन को क्या बना दिया? कैसिन में कन्वर्ट कर दिया। कौन? रेनिन, रेनिन एंजाइम। यानी जब तुम दूध पिए, शरीर में दूध गया, तो काम कौन करेगा? रेनिन काम करेगा। कौन काम करेगा? रेनिन। अब रेनिन क्या है? एंजाइम है, ठीक है, रेनिन एंजाइम है, इसने कैसिनोजेन को क्या बना दिया? कैसिन बना दिया। अब जो कैसिन है ये प्रोटीन बन गया। क्या बना? प्रोटीन। अब प्रोटीन के साथ कौन काम करता है? पेप्सिन। प्रोटीन के साथ कौन काम करता है? पेप्सिन। प्रोटीन जैसे ही बना, कैसिन प्रोटीन बना, अब ये प्रोटीन चूंकि बन गया, इस प्रोटीन के साथ पेप्सिन काम करेगा और उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। क्या एक लाइन में लिखा? काय के लिए? अब ठोस कैसिन जब प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो गया मेरा, कौन? कैसिनोजिन, तो इस कैसिनोजिन के साथ पुनः ये प्रोटीन बना, तो प्रोटीन का काम जो है वो करेगा पेप्सिन। प्रोटीन के साथ क्रिया कौन किया? पेप्सिन। और पेप्सिन फिर इसको क्या बना दिया? समझ में आ गया? तो दूध में कौन सा कैसिन पाया जाता है? कैसिनोजिन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन है, एंजाइम है, क्या है? कैसिनोजिन क्या है? प्रोटीन है।
कैसिनोजन क्या है? प्रोटीन है। तो इस कैसिनोजन के साथ पहला काम हुआ केसिन प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट करना। केसिन प्रोटीन के रूप में कैसिनोजन को कौन कन्वर्ट किया? रेनिन। किसने काम किया इसके ऊपर? रेनिन ने। तो लिखो कैसिनोजन, रेनिन, ठोस केसिन। कैसिनोजन, रेनिन, ठोस केसिन। पर क्रिया किसने किया? रेनिन ने किया। कैसिनोजन पे क्रिया किसने किया? रेनिन ने किया। उसको ठोस केसिन में बदल दिया। कैसिनोजन उस पर प्रक्रिया किया रेनिन ने, कन्वर्ट हो गया ठोस केसिन में। क्या बोला अभी रात? बोलो। हम भाग जा रहे हैं बाहर। हमसे नहीं होगा वो। कोई लिखाइए ना सर आप। तो रेनिन के बारे में बात हो गया, कैप्सिन के बारे में हो गया। अब बचा क्या? जठर रस, जठर लाइपेज, सॉरी जठर लाइपेज। नेक्स्ट लिखो जठर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, जठर लाइपेज। रिकॉर्ड हो रहा है, पता है ना? फिर जठर रस नहीं, जठर लाइपेज, जठर लाइपेज। लिखो जठर लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। जठर लाइपेज किस पे क्रिया करेगा? वसा पर, फैट पर। जठर लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। जठर लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। हो गया क्लियर? एक नोट पॉइंट लिखो। हाँ, वसा पे काम कर रहा है, बस बात खत्म। लिखो अमाशय में भोजन, अमाशय में भोजन कायम, CHYME, कायम, YME इंग्लिश में कायम, CHYME कायम, हिंदी में भी कायम लिखना है उसको, YME कायम नामक गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में, गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में, गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है। इस स्टेटमेंट को कौन समझाएगा हमको? एक पदार्थ है ना सर, गाढ़ा पदार्थ है। यानी जो हम लोग भोजन किए, रोटी खाए, चावल खाए, चबाए दांत से, अमाशय तक जब पहुंचा तो वो गाढ़ा पदार्थ बन गया था, मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में आ गया। ठीक है? और उसको हमने नाम क्या दिया? काइम। उसका नाम क्या हो गया अब? काइम। और ये ही काइम छोटे इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। रोटी नहीं आता है, रोटी का टुकड़ा नहीं आता। क्या आता है छोटे इंटेस्टाइन में? काइम आता है। काइम कैसा होता है? गाढ़ा पदार्थ होता है। समझ में आया? तो जिसका जो रोटी नहीं खा पाता है, चावल नहीं खा पाता है, हम लोग उसको क्या देते हैं? जूस देते हैं। क्यों जूस देते हैं? कि वो सीधे आर्टरी में चला जाएगा, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा। ठीक है? उसको ना तो चबाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। फल का जूस देते हैं, रोटी का जूस नहीं। जो रोटी नहीं खा पा रहा है, चबा नहीं पा रहा है, किसी वजह से निगल नहीं पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाई इसको लिक्विड दो, लिक्विड के रूप में दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, जो भी करना है करो। सत्तू भी लोग पिलाता है, लेकिन सत्तू हानिकारक कभी कभी हो जाता है, सड़क गया ना तो बस दिक्कत हो जाता है, सड़कता है। जूस एक अलग चीज है ना, वो मीठा होता है, सड़क नहीं सड़कता जूस में। हानिकारक नहीं है, उसमें सड़कने पर क्या होता है कि वो रिवर्ट मारता है तुरंत, उसमें रिवर्स मारता है जरा। किसको भूख लग रहा है? जाओ बाय बाय, छोटी छोटी।
ठीक है, तो छोटी आंत तक अब भोजन पहुंच गया, छोटी आंत तक भोजन पहुंच गया। और छोटी आंत के बारे में उस दिन लिखाए थे क्या, याद है कुछ? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखाए थे, किस आकार का होता है। तो हम भोजन को पहुंचा दिए छोटी आंत तक। छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में लिखवा चुके हैं, नहीं लिखवाए हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? नहीं लिखवा। चलो छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखो अगला, छोटी आंत। छोटी आंत, थोड़ा सा उसमें कुछ पॉइंट लिखवा दे रहे हो। भोजन कहाँ पहुंच गया? छोटी आंत तक। देखो छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में, ड्यूडेनम याद है ना, ड्यूडेनम, DUODENUM, ड्यूडेनम पार्ट में, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में, DUODENUM, ड्यूडेनम पार्ट में। ये लिखे नहीं पाया है लोग। जब ड्यूडेनम पार्ट में जब काइम पहुंचता है, काइम वही जो काइम गाढ़ा पदार्थ, जब काइम पहुंचता है तो यकृत से पित्तरस, यकृत से पित्तरस, यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, और आंत्रीय ग्रंथियों से, आंत्रीय ग्रंथियों से, आंत्रीय ग्रंथियों से आंत्ररस, आंत्ररस, आंत्ररस उस काइम पर क्रिया करती है, उस काइम पर, काइम, काइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम पहुंचा है, उस काइम पर क्रिया करती है, क्रिया करती है। क्या फिर से बोले? रस उस काइम पर क्रिया करती है, आंत्ररस उस काइम पर क्रिया करते हैं। लिख लिए? तो इतना सारा बात हो गया छोटी आंत का। अब 5 जो पार्ट लिखवाए थे पाचन का, उसमें पहला काम क्या था? देखो अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण हो गया, मुख में आ गया, अमाशय में पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब बचा उसमें का काम क्या? अवशोषण। अगला पॉइंट लिखो वहां का, अवशोषण कल करेगा। हाँ तो अब अवशोषण लिखते हैं। हाँ क्या है? भूख लग गया? चलो ठीक है, अवशोषण कल करेंगे, अवशोषण कल करेंगे, ठीक है।